नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा। युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। युवाओं से संवाद कर तमाम विषयों पर भी करेंगे चर्चा। कांगड़ी विश्वविद्यालय के सभागार में होगा कार्यक्रम। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। तो युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में आज प्रतिभाग भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। युवाओं से संवाद कर तमाम विषयों पर चर्चा इस दौरान की जाएगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री का आज हरिद्वार दौरा है, जो कि काफ़ी खास भी माना जा रहा है। कांगड़ी विश्वविद्यालय के सभागार में कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी इस दौरान किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दौरा हरिद्वार में रहेगा। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार भी पहुंच रहे हैं, क्या क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार में दौरा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 1 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे। और जहां सबसे पहले जो यहाँ पे विश्वविद्यालय है उसका जो सभागार है उसमें युवा संवाद भी यहाँ पे करने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हमने देखे कि लगातार जो सीएम धामी वो चाहे रुड़की हो या फिर भगवानपुर हो या फिर अब हरिद्वार हो, देहरादून हो, लगातार ही छात्रों के साथ में संवाद कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये बहुत ही अहम बात है कि छात्रों के साथ में संवाद करना, फिर उनके जो विचार है वो जानना। तो यही कार्यक्रम जो है आज युवा शक्ति संवाद आज हरिद्वार में भी होने वाले, जिसमें सीएम धामी पहुंचेंगे और साथ ही साथ जो तमाम तैयारियां थी वो भी यहाँ पे कर दी गई है। लेकिन ऐसे भी ये भी देखा जा रहा है कि कावड़ मेला भी हरिद्वार में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जो सीएम धामी है वो कावड़ियों के साथ में भी संवाद कर सकते हैं, पुष्प भी वहाँ पे कर सकते हो, अधिकारियों के साथ भी बैठक कर सकते हैं। क्योंकि कावड़ मेले को लेकर लगातार सीएम धामी ने इस बात को कहा है कि जो यहाँ पे देश प्रदेश से आने वाले तमाम जो भक्त कावड़ी है उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लगातार सीएम धामी ने इस बात का फीडबैक लिया है। कावड़ मेले से पहले जो तमाम मूलभूत सुविधाएं थी, यानी कि जो मुख्य कार्य थे कावड़ मेले के, वो पहले ही पूरे कर लिए गए थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब सीएम धामी यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल जो निर्धारित कार्यक्रम है यही बताया गया है कि सीएम धामी 12:45 पर करीब हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहाँ पे तमाम जो भाजपा के स्थानीय नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे, वो उनका भव्य स्वागत करेंगे। उसके बाद सीएम धामी करीब 1 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, यानी कि गुरुकुल कांगड़ी में पहुंचकर युवा शक्ति संवाद यहाँ पे सीएम धामी करेंगे। लेकिन ऐसे में क्या सीएम धामी कावड़ पटरी या फिर कावड़ जो यात्री है उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं या फिर अधिकारियों के साथ में बैठक कर सकते हैं? ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कावड़ को लेकर लगातार सीएम धामी अधिकारियों के टच में है। जी, ऐसे में व्यवस्थाएं किस तरह की बनाई गई हैं मनोज? क्योंकि एक तरफ तो बड़ी संख्या में कावड़िए भी हरिद्वार पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ जब इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो राजनीतिक कार्यक्रम भी होंगे, तो कहा जा सकता है कि भीड़ भाड़ भी काफ़ी होने की संभावना है। और ऐसे में क्योंकि रूट भी डाइवर्ट रहेगा, तो पुलिस प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां भी हैं ये सभी। बिल्कुल, देखिए लगातार हमने देखे कि जो यहाँ पे कावड़ी है वो लगातार यहाँ पे उनकी जो संख्या वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि आज सावन माह का 3रा दिन है, लगातार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सहित देश के अलग अलग कोनों से तमाम जो सिर्फ कावड़ी है वो हरिद्वार की पुड़ी पर गंगा जल लेकर अपने गणतव्य की ओर रवाना हुए हैं। हालांकि रोजाना लाखों की संख्या में जो सिर्फ कावड़ी है वो हरिद्वार पहुंचते हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है जो यहाँ पे आज सीएम धामी पहुंचेंगे। क्योंकि ऐसे में जब सीएम धामी पहुंचते तो कार्यकर्ताओं की भी भीड़ जुड़ती है, जो स्थानीय अधिकारी होते हैं उनकी भी गाड़ियों का जो एक काफिला होता है वो वहां से निकलते। तो लेकिन एक जो ट्रैफिक प्लान था वो पहले से यहाँ पे लागू कर दिया गया है। और यहाँ पे जहाँ सीएम धामी का संवाद होना है उसी लोकेशन पे जो है जो सीएम धामी का हेलीकॉप्टर होगा वो भी लैंड किया जाएगा। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि यहाँ पे रोड पे बहुत ज्यादा जो सिर्फ वक्त है या फिर जो स्थानीय लोग हैं उनको किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होगी वीआईपी मूवमेंट से। तो तमाम जो तैयारियां थी वो पहले से कर ली गई थी। यहाँ पे जो तमाम पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात रहेगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे पुलिस की अन्य टीमें होती है वो यहाँ पे तैनात रहेगी। यानी कि साफ तौर से ये कहना गलत नहीं होगा कि सीएम धामी के आने से किसी भी को दिक्कत नहीं होगी। इसको लेके यहाँ पे पहले से एक जो रोड प्लान था वो यहाँ पे पहले से तय कर लिया गया है। उसी के तहत यहाँ पे आगे के जो तमाम कार्यक्रम होंगे वो यहाँ पे किए जाएंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पे कावड़ मार्ग है वो अलग से निर्धारित किया गया है। यानी कि जो कावड़ पटरी है उसी से तमाम चाहे वो दिल्ली जाने वाला कावड़िया हो, हरियाणा जाने वाला कावड़िया हो या फिर यूपी के किसी भी जनपद में जाने वाला कावड़िया हो, उसके लिए एक अलग से निर्धारित रोड यहाँ पे जो है निर्धारित किया गया है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से चारधाम यात्रा पर फिर ब्रेक लग गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा फिलहाल स्थगित।
राज्य के 8 जिलों में फ्लैश फ्लड का हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। भूस्खलन से प्रदेश भर में 102 से अधिक सड़कें बंद की गई हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग और हाईवे कई स्थानों पर मलबे के कारण बाधित है। बद्रीनाथ और यमुनोत्री हाईवे पर भी भूस्खलन से यातायात प्रभावित हुआ है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा खराब मौसम के चलते पूरी तरह बंद है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासन मार्ग खोलने में भी जुटा हुआ है। अल्मोड़ा जिला प्रशासन के निर्वाचक नियमावली के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की कवायद तेज कर दी गई है। कलेक्ट्रेट सभागार में 6 विधानसभा क्षेत्रों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिले के कुल 4,71,938 मतदाताओं में से निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार विभिन्न विसंगतियों के आधार पर 98,529 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इनकी सुनवाई के लिए 949 मतदेय स्थलों पर व्यवस्था भी की गई है और 72 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी तैनात कर दिए गए हैं। विधानसभा क्षेत्रवार सुनवाई की तिथियां भी निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण और सत्यापन भी किया जा रहा है। देखिए, एसआईआर के प्रथम चरण के दौरान जो मतदाता थे, मतदाता सूची में पंजीकृत जो मतदाता थे, उन सभी वोटर्स को ईएफ यानी एन्यूमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र वितरण के लिए गया था। उनको 1 माह का समय दिया गया था कि वो बीएलओ को अपना गणना प्रपत्र जमा करें। उस टाइम पे अल्मोड़ा जनपद में 5,27,423 मतदाता थे। इस 1 महीने की एक्सरसाइज, एन्यूमरेशन फॉर्म के वेरिफिकेशन वाली एक्सरसाइज, सबमिशन और डिजिटाइजेशन की जो एक्सरसाइज हुई, उसके बाद अब हमारे पास 4,71,938 मतदाता बचे हैं। इन 4,71,938 मतदाताओं में से 98,000 लगभग मतदाता हैं जिनको नोटिस जा रहे हैं, जिनकी सुनवाई हो रही है, जो कि एनोमलीज हैं, मतलब जिनमें किसी तरीके की कोई विसंगति है। विसंगति के 2 प्रकार हैं। एक है जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, दूसरा है जिनकी मैपिंग हुई लेकिन उसमें कुछ विसंगतियां हैं। ये संख्या 98,529 है। इसमें से लगभग 51% मतदाताओं को नोटिस मिल चुके हैं। लगभग 50,000 से ज़्यादा की संख्या है जिनको नोटिस मिल चुके हैं अल्मोड़ा की 6 विधानसभाओं में। इसमें डेट वाइज रोस्टर बनाया गया है जिसमें एईआरओज बूथ पर जाकर सुनवाई कर रहे हैं। अल्मोड़ा में 949 बूथ्स हैं। 949 बूथ्स में लगभग 886 लोकेशंस पे सुनवाई हो रही है, जहां 2 बूथ एक साथ किसी एक बिल्डिंग में है, 3 बूथ एक साथ एक बिल्डिंग में है, वहां पर एक साथ हो रही है। अदरवाइज बूथ लेवल तक सुनवाई की जा रही है। आज हमारी 2 विधानसभाएं हैं जिसमें सुनवाई शुरू हो चुकी है, द्वाराहाट और रानीखेत, जिसमें एईआरओज बूथ पर जाकर सुनवाई कर रहे हैं। तो 29 तारीख से अल्मोड़ा में सुनवाई शुरू हुई है, अल्मोड़ा जनपद में, और ये 3 तारीख तक चलेगी। 3 सितंबर लास्ट डेट है जहां तक एईआरओ सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान कौन कौन से दस्तावेज लाने हैं ये नोटिस के दूसरे पन्ने पर लिखा है, वो नोटिस ला सकते हैं। इसके अलावा वो अपने दस्तावेज बीएलओ को भी उपलब्ध करा सकते हैं और जिस दिन सुनवाई है उस दिन ओरिजिनल दस्तावेज एईआरओ को दिखा सकते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं नसीम। एसआईआर को लेकर किस तरह की प्रक्रिया अभी गतिमान भी है और क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो बनाई गई हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। अल्मोड़ा जनपद वैसे तो पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसके तहत अल्मोड़ा में भी लगातार बड़े जोर शोर से जिला प्रशासन एसआईआर में लगा हुआ है। वही अल्मोड़ा जनपद में लगभग अभी तक 98,000 से अधिक लोगों के नाम में कुछ संशय पैदा हुआ जिनको नोटिस बांटे गए हैं और जल्दी उसमें साथ शब्दों ने ये भी कहा है कि 12 प्रमाण ऐसे दिए गए जिसमें 12 में से एक भी कोई भी प्रमाण वोटर को लाके देना हो ताकि उसको उस वोटर का नाम उसको वापस चढ़ाया जा सके। नसीम, ऐसे में जो लोग हैं जिनके नाम काटे गए या फिर जिनकी दिक्कतें हैं, जिनको लेटर जारी किए गए हैं, उनके लिए किस तरह की चुनौतियां भी हैं और वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही हैं? तो काफी बड़ा मामला है ये, क्योंकि काफी ऐसे लोग भी हैं जिनके पास तो बहुत कुछ कहा जाए तो कोई कागज ही नहीं है और जिनके पास कोई कागज नहीं, उनके लिए बड़ी समस्या होगी और उनके वोट करना बड़ा टफ हो जाएगा। अभी तो आगे देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन किस तरह से लेता है। ठीक है नसीम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
उत्तराखंड में चल रही मतदाता सूची के विशेष ज्ञान पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर के पहले चरण में कई खामियां और अनियमितताएं सामने आई हैं, जबकि दूसरे चरण में दावों और आपत्तियों की सुनवाई की प्रक्रिया भी अव्यवहारिक और पक्षपातपूर्ण तरीके से संचालित की जा रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि पहले चरण की सभी शिकायतों का निष्पक्ष समाधान किया जाए, पर्वतीय क्षेत्रों की परिस्थितियों को देखते हुए सुनवाई व्यवस्था में बदलाव किया जाए और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष भी बनाया जाए। उधम सिंह नगर के गदरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता सिद्धार्थ कुमार की गिरफ्तारी को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की भी मांग की है। पुलिस का रवैया अच्छा नहीं है। हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होते रहते हैं, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मैंने ही अपनी ज़िंदगी में कितने ही प्रोटेस्ट किए हैं, कितने मुख्यमंत्रियों का हम लोगों ने विरोध किया है, प्रधानमंत्रियों तक के हमने विरोध किए हैं। पर लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है। अगर ये लोग गए थे ज्ञापन देने के लिए, जिसमें विशेष रूप से अपना भूसरी जी और शिल्पी जी, तो ज्ञापन लेना चाहिए था। कोई 10, 20, 50 लोग लेके तो गए नहीं काले झंडे दिखाने के लिए। कोई उनकी सभा, उनके कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने तो गए नहीं। पुलिस वालों को चाहिए था भी ठीक है, आप आए हो दूसरे दल के, आप दे दो ज्ञापन। उनका भी सम्मान बढ़ता, हमें ज्ञापन मिला, अपनी बात कहने का मौका मिलता। उठाकर बंद कर देना, लाकर बंद कर देना। हाँ, नारेबाजी कर रहे होते, झंडे दिखा रहे होते, 150 लोग उनके कार्यक्रम को डिस्टर्ब कर रहे होते, तब तो बात समझ में आती है। ये तो हिटलर शाही है। और फिर एकाएक आप वारंट में तामील करा दे रहे हो। अरे भी पॉलिटिकल व्यक्ति है, आप उसकी आड़ में वारंट कर रहे हो, 2 लोगों के वारंट, उसमें से एक व्यक्ति गिरफ्तार कर रहे हो। कुछ तो शर्म करो। हमारा ये कहना है कि इसमें तुम्हें वारंट वाले में गिरफ्तारी करने की क्या जरूरत है। मैं और हमारे नगर अध्यक्ष सिद्धार्थ भूसरी जी शांति प्रिय तरीके से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन हम दोनों को डिटेन कर लिया गया। कोई बात नहीं, डिटेन करा जाता है, धक्का देके गिराया गया, चोटें भी लगी हैं मुझे, लेकिन उन्होंने उसको, आप डिटेन करते हैं मुख्यमंत्री को जाने के लिए, कोई बात नहीं, सभी जगह होता है, हम समझ सकते हैं। उनका कोई पुराना मुकदमा छोड़ लेकर, जहां जिसमें कि मुख्य आरोपी कोई और है, वो जना आजाद मंच पे बैठा हुआ है मुख्यमंत्री जी के साथ, और हमारे नगर अध्यक्ष को अरेस्ट किया जाता है, ह्यूमिलेट किया जाता है, कोतवाली में बंद, उसमें लॉकअप में बंद किया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। उनका मेडिकल किया, उनकी जेब से मोबाइल और पर्स छीना, मुझे बोला गया आप अभी दूसरी जगह बैठिए। मुझे समझ में ही नहीं आया कहाँ ले जा रहे हैं। पुराना मुकदमा जिसका कोई इससे लेना देना नहीं है, जिसकी कोर्ट में तारीख भी अगस्त की है, उसमें इनको अरेस्ट किया गया। वो तो जुडिशरी ने अपना न्यायपूर्वक करते हुए उन्होंने उसको रिहा किया, नहीं तो उनकी नीयत कम से कम 2 दिन। मांग क्या है आपकी? मांग ये है जो दूसरा उसमें आरोपी है उसको भी अरेस्ट किया जाए, जिस तरीके से इनको किया गया, जो कि मुख्य आरोपी है इस केस में। देखिए, आज कल मेरे द्वारा एक लाइव किया गया था बाईपास पर, जिसमें मेरे द्वारा 5 मई 2026 का एक आदेश एनएचएआई का दिखाया गया था कि विद्युतीकरण जल्दी हो जाए। उसका बजट स्वीकृत कर दिया और उसके बाद 3 महीने तक वो काम नहीं होता। 3 महीने में 9 रिकॉर्डेड घटनाएं, 9 तो रिकॉर्डेड हैं, गदरपुर बाईपास पर हुई हैं, और एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे प्रदेश के जनमानस को झकझोर दिया। एक बच्ची को रुद्रपुर से उठाया जाता है और उसका गैंग रेप गदरपुर में किया जाता है, पॉपुलर में, और वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि बाईपास पर अंधेरा था। तो मेरे द्वारा एक 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तैयार किया गया। शिल्पी दीदी ने वो लाइव सुना, ये दिल्ली से चल करके आई। हम दोनों में केवल 2 लोग, हम मुख्यमंत्री से 30 सेकंड का समय चाहते थे कि हमको ज्ञापन दे दें और मुख्यमंत्री से कह दें कि आज की घोषणा में आप ये करा दो कि 1 हफ्ते के अंदर बाईपास पर कम से कम इतना तो कराई दो कि बाईपास पर विद्युतीकरण हो जाए। मगर पुलिस द्वारा जबरन हमें रोका गया, डंडे से रोका गया। मुझे भी चोटें हैं, शिल्पी दीदी के पांव में बहुत जबरदस्त चोट है, हाथ में भी चोट है। हम लोग चोटिल हुए, कोई बात नहीं, ये विपक्ष के साथ होता है, विपक्ष को रोक दिया जाता है, अक्सर रोक दिया जाता है। हालांकि कांग्रेस सरकारें नहीं करती, मगर भाजपा की एक परिपाटी है कि वो विपक्ष को, क्योंकि वो ये समझते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो उस पर उनका प्रोटोकॉल है, उस पर उनका जो है वो प्रोटोटाइप है। मुख्यमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी का और किसी व्यक्ति का इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं है।
कोई बात नहीं, मैं तब भी इस बात को करा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमें गदापुर थाने लाया जाता है। थाने लाने के बाद हम अंदर बैठे होते हैं और ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जब चले जाएंगे तो आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। हल्द्वानी के चंदन अस्पताल में एक महिला कर्मचारी को नौकरी से हटाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। महिला के परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर प्रबंधक के खिलाफ हंगामा किया और मामले की निष्पक्ष जांच भी की गई। और परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने महिला पर प्रेम प्रसंग और मरीजों को बाहर की मेडिकल स्टोर से दवा दिलवाने के आरोप लगाकर उससे जबरन इस्तीफा लिखवाया और नौकरी से निकाल दिया। उनका कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात में ये हुआ कि जब ये लड़की बोलती है कि पेशेंट पूछते हैं कि कहाँ से हम दवाई लें, जब ये मरीज़ बोलता है कि हम कहाँ से दवाई लें, तो उन्होंने एक सीधी तरीके से होता है, जेन्युइनली आ जाता है कि चलो आप कहीं से भी ले सकते हैं, बाहर ही मिल जाएगी कभी है। तो कुदरती जाता है, पेशेंट लेके आता है दवाइयाँ, तो उन्हें कुछ दवाइयाँ मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। उसके बाद जब यहाँ मेडिकल स्टाफ पे आते हैं तो उनसे पूछा जाता है ये दवाइयाँ कहाँ से ली, तो वो बताते हैं कि हमें थोड़ा बाहर मिली है, अब आपके स्टाफ ने बताया था कि बाहर मिल जाती है। तो इस पर क्या कहते हैं, एक्शन लिया जाता है, चलो उनसे माफ़ीनामा मंगवाया जाता है। उसके बाद भी क्या कहते हैं, उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। टर्मिनेट कर दिए कोई बात नहीं, पर उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि अगर आप जिस मेडिकल स्टोर से आप दवाइयाँ लेके आए हैं उनके साथ उनका अफेयर है या कुछ है, इस वजह से उनको निकाला जा रहा है। सर मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारी जीडीएस स्टाफ है जो महिला है, और वो कुछ मरीजों को जो डॉक्टर की ओपीडी में आते थे उनको गुमराह करके और बाहर के मेडिकल स्टोर पे भेजती थी कि यहाँ की दवाई अच्छी नहीं है और बाहर की दवाई अच्छी हैं। एक पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर पे भेजती थी जहाँ से उसको कुछ पैसे का भी कुछ बेनिफिट होता था। तो हमें जब ये बात पता चली तो हमने उसकी पूरी गहन जाँच करी और जाँच में ये सामने आया कि वो बिल्कुल ऐसा करती थी। उसके बाद हमने उसने बुलाया और उसने रिटर्न में अपना कन्फेशन दिया कि हाँ मैं गलती करती थी और मैं प्रबंधन से माफ़ी चाहती हूँ। और उसके बाद अपनी गलती का एहसास होने के बाद वो खुद से रिज़ाइन करके यहाँ से चली गई है। एक्चुअली क्या हुआ था सर, किसी पेशेंट ने सर, किसी गरीब बंदा था, उसने मेडिसिन के लिए सर कुछ पूछा कि बेटा कहाँ से दवाई मिलेगी, बट वो गरीब बंदा पूछता है कि आप क्या कहते हैं कहाँ से लेना है। उसने लड़की जो कहती है आप बाहर से भी ले सकते हैं, अंदर से ले सकते हैं, आपकी मर्जी अंकल। मेरे पास तो मरीज़ कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, यहाँ तो महंगी दवाई है, तो मैं बाहर, तो मरीज़ आधी दवाई उसको बाहर मिलती है, आधी वो अंदर आ जाता है। तो अंदर आता है तो यहाँ का जो क्या कहते हैं आपके फार्मेसी जो इंचार्ज है, मिस्टर क्या नाम है उसका, राजन मिस्टर राजन है, वो उससे पूछता कि ये दवाई कहाँ से ली। वो दवाई पूछता तो वो बोलता कि लड़की का नाम लेके बोलता है कि इस लड़की ने हमें दवाई के लिए बोला है। उसके बाद आप क्या कहते हैं यहाँ पर जो राजन है वो शायद हाई कमान पर कंप्लेन करता है। कंप्लेन करके थोड़ी देर पे लड़की को बुलाया जाता है कि भाई तुम्हारा क्या मैटर था, तुमने क्यों पेशेंट को वहाँ पे। वो कहती है कि मेरी मुझसे गलती हो गई, माफ़ीनामा भी लिखती है। माफ़ीनामा लिखने के बाद वो क्या कहते हैं यहाँ पर उसको बोल दिया कि ठीक है बेटा, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। कावड़ यात्रा के दौरान नरेंद्रनगर में शिव भक्ति का माहौल चरम पर है। जिंद कावड़ सेवा संघ हरियाणा की ओर से आयोजित 30वें विशाल भंडारे में प्रतिदिन बड़ी संख्या में कावड़ियों और श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। 28 जुलाई से 4 अगस्त तक चलने वाले इस भंडारे में बम बोले के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा है। इसके साथ ही शाम काल के दौरान भी भगवान शिव की भव्य आरती और आकर्षक रोशनी श्रद्धालुओं का विशेष आकर्षक भी बनी हुई है। भंडारे में कावड़ियों के साथ स्थानीय नागरिक और छात्र छात्राएं भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हरियाणा से 30वां विशाल भंडारा नरेंद्रनगर अंदर लगता जा रहा है। ये 30वां विशाल भंडारा गौमुख से कावड़ उठाते हैं, यहाँ से होते हुए अपने घर को चले जाते हैं। जय बाबा भोलेनाथ का जयकारा लगाते हैं, जय भोलेनाथ की जय भोलेनाथ। इसे कावड़ लाने वाले शिव भक्तों में चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूँगा। जींद कावड़ सेवा संघ द्वारा 30वां विशाल भंडारा 24 घंटे चलता रहता है बोलो की सेवा में।
और मैं नरेंद्र नगर वासियों का और प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ये भी हमें बहुत सहयोग देते हैं। हमारे प्रधान संदीप जी चुग, संरक्षक चिमन लाल जी शर्मा, इनका भी बहुत हमारे साथ सहयोग है। जींद कावड़ सेवा संघ 30वां भंडारा हमने लगाया है जींद हरियाणा की ओर से। जींद वासियों का काफ़ी सहयोग रहा है इसमें, और ख़ास तौर पे नरेंद्र नगर के वासियों का भी बड़ा सहयोग रहा, प्रशासन का सहयोग रहा। और जब हम कावड़ लेने आते थे तो देखते थे किसी समय कुछ खाने को नहीं मिलता था, बड़ी कठिन व्यवस्था होती थी, लेकिन हमने उसी को रूप में लेकर इस बार अलग नज़ारा उत्तराखंड में किया। हमारे भगवान महादेव की जैसे बारात हो, उत्सव हो, उस तरह से आप देखेंगे कि हर प्रकार के, जिस तरह शादी में डोसा, चिल्ला, गोलगप्पे, और पूरे गांव को भी हमने निमंत्रण दिया है नरेंद्र नगर के में, और स्कूल के बच्चों को भी। कावड़ियों के केवल कावड़ का भंडारे के साथ साथ ये सभी नरेंद्र नगर वासियों के लिए, और स्कूल के बच्चे जितने भी हैं, और कोई भी इस भंडारे में आकर भगवान महादेव का प्रसाद ग्रहण कर सकता है। कालाडूंगी के कोटाबाग मुख्य बाजार में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हल्द्वानी के महापौर गजराज बिस्ट ने व्यापार मंडल को कूड़ेदान सौंपे हैं। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से बाजार को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग की भी अपील की है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत करते हुए इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान महापौर गजराज बिस्ट के क्षेत्र में बढ़ती सक्रियता का चर्चा भी विषय में रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।